हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों का अभय सर का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आज का लेक्चर नंबर बेटा, लेक्चर नंबर आज है आपका 6। आई होप मैं यही कहना चाहूंगा पढ़ाने से पहले, लेक्चर नंबर 6 से पढ़ाने से पहले यही कहना चाहूंगा बेटा, जिन बच्चों को लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, जिन बच्चों ने अपना प्रीवियस लेक्चर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, डायरेक्ट वो आ करके लेक्चर नंबर 6 में एंटर किए हैं, तो आई होप मेरा कहना मानिए बेटा, मेरा भरोसा करिए कि ये लेक्चर आपको नहीं समझ आने वाला है। ये मत कहिए कि टीचर मैं आपको समझाऊंगा, वो कुछ समय के लिए समझ में आएगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद करना बेटा। तो प्लीज आप जाकर के लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 5 तक सारे लेक्चर देख करके आइए। प्रीवियस लेक्चर जितने भी पढ़े हुए हैं, हर एक लेक्चर अपलोडेड है आपके इस चैनल पर, संस्कार कोचिंग क्लासेस बाय अभय सर, एसएससी बाय अभय सर। आप डालेंगे यूट्यूब चैनल पे, इसका चैनल पड़ा हुआ है, यहाँ पे हर एक चीज बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक सारी चीजें आपको कंप्लीट करवाई गई है। तो आप जा करके बेटा आप लेक्चर 1 से लेकर के 5 लेक्चर तक देखिए, फिर आकर के आप लेक्चर नंबर 6 देखिए। चलिए, इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ, इसी बेस्ट कंसिस्टेंसी के साथ, जो भी बच्चे कंटिन्यू लगे हुए हैं यूट्यूब पे पढ़ते, हर एक लेक्चर पढ़ रहे हैं, या ऑफलाइन बच्चे हमारे जो भी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उनसे तो यही उम्मीद होगी कि उन्हें हर एक लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ, एक नए जोश के साथ, आज ये लेक्चर भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाने वाला संस्कार कोचिंग क्लासेस आपके साथ लगा हुआ है। चलिए मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। आपका ना समय बर्बाद करते हुए, लेट बी स्टार्ट इन द बेस्ट सेक्शंस ऑन दिस टुडेज गोल। आपका है स्पॉनिफिकेशन रिएक्शंस क्या होती है बेटा, आगे रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आज आपकी जो रिएक्शन होंगी वो एक स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन, और आपको मैंने बताया था स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन जस्ट उल्टा होता है किसका बेटा, एस्टरिफिकेशन का। अगर जिन बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में जस्ट लास्ट में मैंने वीडियो अपलोड की है, वहां पे एस्टरिफिकेशन पढ़ाने के बाद स्पॉनिफिकेशन में हल्का सा कोई डाउट आ रहा था, मैंने उस लेक्चर को स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था। तो एस्टरिफिकेशन वो बच्चा समझ करके आएगा तभी आप स्पॉनिफिकेशन कर पाओगे, वरना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगा। तो स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन करेंगे आज, और रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद, और इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे किसके, विद द हेल्प ऑफ कौन सा अदर रिएक्शन होगा बेटा, आपका होगा सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। उम्मीद रखेंगे आज ये चैप्टर हम खत्म करेंगे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, और हम उम्मीद ये भी रखेंगे कि आप ये लेक्चर आज चैप्टर आज आपका फिनिश हो रहा है। सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये चैप्टर कैसा आपको लगा, जो कि ये बहुत ज्यादा वेटेज चैप्टर है आपके बोर्ड के लिए। चैप्टर आपने 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ा, जो कि बहुत ही सारे इजी चैप्टर थे, बट ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटा, एक वर्ड वो बोल सकते तो बहुत ही ज्यादा हार्ड चैप्टर था, बट मैंने उसको बहुत ही ज्यादा इजी वर्ड में यूज कर करके आपको इस चैप्टर को मैंने बहुत ही आसानी तरीके से समझाया। तो आपका ही मोटिवेशनल, मुझे और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपका ही जोश, आपका ही कंसिस्टेंसी, आपका ही केवल एक कमेंट सेक्शन में बस आपका केवल इतना लिख देना, सर बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू लिख देना, बस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन है। चलिए ज्यादा आपके ना समय लेते हुए ये इस लेक्चर को आज बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और चैप्टर को करते हैं, फिनिश करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद या तो क्लास 9 या फिर 12, आपको डिसाइड, इसके पहले आपको एक सूचना मिल जाएगी। चलिए लेट वी स्टार्ट इन दिस बेस्ट सेक्शन बाय संस्कार कोचिंग क्लासेस ऑफ द टुडेज गोल्स, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। हेडिंग आप डालिए बेटा, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। पहली हेडिंग है आपकी बेटा स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। सर स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? मैंने जस्ट बताया अगर स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन पढ़नी है तो आप इससे पहले क्या पढ़ के आओ बेटा, क्या पढ़ के आना होगा आपको, एस्टरिफिकेशन। क्या पढ़ के आना होगा बेटा, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा सर कल के लेक्चर में? एस्टरिफिकेशन में हमने ये पढ़ा सर कि जब हमने एथेनोइक एसिड के साथ और अल्कोहल को जब हमने कंबाइन किया, हमने क्या किया था कल, जब हमने एथेनोइक एसिड के साथ और जब हमने अल्कोहल को ऐड किया ना, तो मैं सर एक विद द हेल्प ऑफ किसमें, आपका एक कैटलिस्ट था क्या,
NaOH क्या कैटलिस्ट था बेटा? H2SO4 था। क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था आपका, H2SO4 था। वो एक कैटलिस्ट में हमारा उपयोग कर रहा था और हमें क्या फॉर्म कर रहा था बेटा? आपका एस्टर फॉर्म कर रहा था। और एस्टर का मैंने फार्मूला आपको बताया था, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे C, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ था। ये आपका एस्टर का क्या था बेटा? आपका एग्जांपल था। आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर में देखिए, ये एस्टर का क्या हमने फॉर्म किया। कैसे आया था एस्टर बेटा? एस्टर आया था सर एथनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि एथनोइक एसिड के ही अंदर एस्टरिफिकेशन और स्पॉनिफिकेशन आते हैं। तो एथनोइक एसिड विद साथ में क्या आया था? आपका इथेनॉल आया था। इथेनॉल क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, कहीं पे अगर आपका C के कार्बन के साथ अगर OH लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे सर ये कुछ और नहीं है, सर ये क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। तो आप उसके वहां पे OL यूज कर देते। तो हमने जब यहाँ पे इथेनोइक एसिड लिया तो उसका इस्तेमाल हमने क्या लिया? इथेनॉल लिया। क्या लिया सर? इथेनॉल। तो इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, और हमने कैटलिस्ट के रूप में, क्योंकि पता है सर ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, जितने भी रिएक्शंस हमारे साइंटिस्ट द्वारा सारे एक नए नए जो रिएक्शन फॉर्म होता है कि हमारा एथनोइक से ये कोई रिएक्शन अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, तो मतलब कंपाउंड को चेंज करना, इतनी आसान बात नहीं होती, इसलिए हर जगह कैटलिस्ट उपयोग किया जाता है। तो हमने जैसे कंबशन में, एडिशन में, सब्स्टिट्यूशन में, हमने जैसे जैसे हर एक रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट उपयोग किया था, उसी प्रकार से हमने आपके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में भी हमने एक कैटलिस्ट उपयोग किया था। उसका नाम क्या था बेटा? H2SO4 था। आई होप सबको याद होगा। तो H2SO4 का उपयोग करके हमने क्या बनाया था बेटा? एस्टर बनाया था। तो सर एस्टर जब आपने देखा, एस्टर मुझे मिला, तो सर स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या है? स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन बेटा जस्ट अपोजिट है क्या? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का जस्ट उल्टा स्पॉनिफिकेशन होता है। तो सर इसका मतलब यहाँ पे आप एस्टर को तोड़ोगे, वहां पे आपने इथेनोइक एसिड को और अल्कोहल को, इथेनॉल को, दोनों को वहां पे जोड़ करके आपने एस्टर बनाया, और यहाँ पे हम एस्टर को क्या करेंगे? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में क्या करेंगे बेटा? तोड़ देंगे। बस इतना ही स्पॉनिफिकेशन। हाँ यही आंसर है। तो चलिए बनाते कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे बेटा? करते हैं। यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट उपयोग हुआ ये बताएंगे आपको। चलिए नोट करिए पहले, सी 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 डबल बॉन्ड O, C O C C डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 2 3 4 ठीक। बेटा ये क्या है आपका? क्या बेटा? ये एस्टर। अभी आपको मैंने बना के दिखाया था। ये आपका क्या बेटा? एस्टर है। अब वहां पे क्या कर रहे थे सर? एथनोइक एसिड प्लस इथेनॉल को क्या विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट कौन था? H2SO4 क्या फॉर्म किया था? एस्टर। मैंने क्या बताया? एस्टर का जैसा अपोजिट करोगे, एस्टर का अपोजिट करोगे सर, का अपोजिट करोगे आपको स्पॉनिफिकेशन तुरंत समझ में आ जाएगा। मतलब आपने एस्टर लिया तो यहाँ पे आप कैटलिस्ट में लोगे बेटा क्या? किसके साथ रिएक्शन कराओगे? NaOH। क्या ऐड कराओगे बेटा? NaOH। क्या ऐड कराओगे बेटा? NaOH। अब देखो क्या बनता है, क्या बनता है आप ध्यान देखो। जब मैंने क्या किया सर? NaOH को क्या किया? NaOH सोडियम एक बेस को, NaOH क्या है आपका? एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते, क्या बोलते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। सर जब हमने एस्टर को जब बेस से रिएक्शन करवाया ना, तो तुरंत ने इस NaOH ने सर अपना क्या किया? जब रूप दिया इस एस्टर के ऊपर, तो सर यहां से बॉन्ड तोड़ दिया। इसने क्या किया बेटा? बॉन्ड तोड़ दिया। अच्छा, मतलब स्पॉनिफिकेशन में एस्टर ने क्या किया? इस NaOH ने जैसे ही आया, इस बॉन्ड को क्या कर देता बेटा? ब्रेक कर देता। क्या कर देता बेटा? ब्रेक। याद कर रहे हैं ना, इस बॉन्ड ने ब्रेक किया और आ करके चुपचाप Na यहां पर क्या आके ऐड हो गया? कहां पे ऐड हुआ बेटा? ऑक्सीजन के पास। तो जरा इसको लिखो, आप कैसे लिखोगे बेटा? C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और O, और ये Na केवल आकर के कहां पे जुड़ेगा? O के साथ। ONA लोगे। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? ONA। हाँ ठीक है। उसके बाद अब लगाओगे और क्या मिलेगा सर? अब जरा एक बात बताओ, अब इधर देखना, ये क्या है? बचा क्या? OH बचा। OH। अब जरा इसका देखो, ये उतारो C, इसका बॉन्ड टूटा, मतलब इसका हाथ खाली हो गया, इसका हाथ खाली हो गया, तो चुपचाप OH आकर के कहां जुड़ गया बेटा? यहाँ पे। तो मैं एक काम करूं ना, एक काम करूं, यहाँ पे जोड़ दो, दिख नहीं रहा, रुक जाओ, प्लस C, इसका ये बॉन्ड टूटा, इसका हाथ खाली हुआ, ठीक है, ऐसे पहले बना लो। चलो इधर देखो, इधर देखो, 1 2 3 क्लियर, 1 2 3 4 इसका पूरा है। इसका बॉन्ड किसने तोड़ा? वहां पे कौन जुड़ा? Na। ये बॉन्ड देखिए C का टूटा और यहाँ पे क्या आके जुड़ गया बेटा? Na। ये Na आपका जुड़ गया, एक कंपाउंड ये बना, और दूसरा क्या बनेगा? OH जो बचा वो आकर के कहां जुड़ गया? OH। अब आपको ये देखने से क्या लग रहा है? ये क्या है? तो देखिए मेथ H और OH जुड़ा, तो ये बना क्या आपका? एथेनॉल। क्या बना? एथेनॉल। और ये जरा देखिए क्या बनेगा? इसका नाम पड़ेगा बेटा
इसका नाम आप लिख लो सोडियम, क्योंकि एन ने लिखा है, इसका नाम लिखो सोडियम। अब उसका नाम सोडियम एथनोइक नहीं पड़ेगा, सोडियम क्योंकि एन ने जुड़ा हुआ ना, वहां पे H2SO4 ले रहे थे, तो H2SO4 हाइड्रोजन जोड़ देते, तो वहां पे बन गया था आपका एथनोइक एसिड। लेकिन यहाँ पे आपका सोडियम, तो लिखोगे सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट, नोट कर लो, सोडियम इथोनेट प्लस इथेनॉल, नोट कर लो बेटा, सोडियम इथोनेट प्लस इथेनॉल, नोट कर लो। यही आपकी रिएक्शन स्मॉलिफिकेशन है, बस और कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, नोट कर लो। अब एक बार फिर समझा रहे, पहले नोट कर लो फिर समझा दे रहे हैं आप लोग को। हाँ बेटा कौन सा, ये प्लस है, ये प्लस है। अभी फिर से आपको समझा दे रहे हैं, हो गया, नोट करो। देखो हमने एस्टर में क्या किया था, एस्टरिफिकेशन में क्या किया था बेटा, एथनोइक एसिड को और क्या लिया था उसके साथ, इथेनॉल लिया था। उसके बाद कैटलिस्ट में क्या उपयोग किया था, H2SO4, क्या बना था सर आपका, एस्टर, याद आया। अब मैंने उसी क्योंकि आप कह रहे हो एस्टरिफिकेशन का जस्ट उल्टा है, तो इसका मतलब उसमें एस्टर बना रहे थे, यहाँ पर एस्टर को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। पहले तो इधर याद करो, बस भूलना नहीं है आपको। एस्टरिफिकेशन में सर एस्टर बनता है, कैसे बनता है सर, सर इथेनॉल से और इथेनोइक एसिड से विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट आपका क्या था, H2SO4। यहां तक याद हुआ, यहां तक याद हुआ। एस्टरिफिकेशन का जस्ट अपोजिट है स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। इसका मतलब पहले तुम्हें एस्टरिफिकेशन आना चाहिए, क्यों नहीं, जब एस्टरिफिकेशन ही नहीं आता तो स्पॉनिफिकेशन कैसे उल्टा कर दोगे, किसका उल्टा कर दोगे। तो मैंने बताया एस्टरिफिकेशन में बनता क्या है सर, एस्टरिफिकेशन का मतलब एस्टर बनता है, क्या बनता है बेटा, एस्टर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। एस्टर बनता है सर, कैसे बनता है एस्टर, सर एथनोइक एसिड प्लस इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट, कौन था आपका H2SO4। फिर से मैंने रिवीजन करवा दिया, बन इन तीनों को मिला करके क्या बना था बेटा, एस्टर बन गया था। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत। अब तुमने यहाँ पे एस्टर बनाया किसमें, एस्टरिफिकेशन में, क्योंकि एस्टरिफिकेशन नाम ही पड़ गया इसलिए एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाया। अब स्पॉनिफिकेशन का जस्ट उल्टा कर दो, हमें क्या करना है बेटा, एस्टर को अब बनाया था, अब यहाँ पे स्पॉनिफिकेशन में एस्टर को क्या कर देना है, तोड़ना है। समझे नहीं समझे, एस्टर को करना तोड़ना। मैंने ये है आपका एस्टर, एस्टर का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, सी डबल बॉन्ड ओ सी, ओ सी सिंगल बॉन्ड सी, ये आपका एस्टर का वो हो गया। अब एस्टर को मैंने यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करवाया सर, एक बेस के साथ। ये आपका क्या है बेटा, एक बेस है। एस्टर को जब आप किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे, वो बेस यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट कौन उपयोग कर रहा है बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग कर रहा है। तो आपको क्या किया, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे इसके ऊपर रिएक्शन डाला, तुरंत ही ये बॉन्ड तोड़ दिया। इसने क्या कर दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया। और जब ये बॉन्ड तोड़ दिया तो बना क्या बेटा, O के पास क्या जुड़ा आकर के, Na। अब चुपचाप मैंने देखो O के बगल Na जोड़ दिया, जोड़ा नहीं जोड़ा, इसका नाम पड़ गया सोडियम इथोनेट। क्या नाम पड़ गया बेटा, सोडियम इथोनेट। क्या पड़ गया बेटा, सोडियम इथोनेट। उसके बाद अब बचा सर क्या, OH बचा है, OH भी तो कहीं जाएगा। OH क्या है आपका, OH लगता क्या है, अल्कोहल होगा सर। लेकिन अभी अल्कोहल नहीं है, अभी नहीं, जब ये किसी कंपाउंड से जुड़ा गया तब अल्कोहल होगा। अभी तो OH भाई कहीं ऐसे लिखा रहेगा तो इसको आप अल्कोहल नहीं मत बोल देना बेटा। क्या है OH, जब आप किसी कार्बन कंपाउंड, आप जरा सोचो, ये जब बॉन्ड टूटा तो इसका एक कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो नहीं हुआ भाई, ये देखिए मैंने यहाँ पे खाली किया था, यहाँ पे इसका बॉन्ड खाली हुआ भाई, जब यहीं से बॉन्ड हुआ टूटा था। तो कार्बन के क्या बॉन्ड पूरे हुए हैं, 1 2 3, इधर एक बॉन्ड खाली है, तो वही OH जा करके कहां जुड़ जाता है बेटा, यहाँ पे। तो अब आपको लग ही रहा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉन्ड भी कंप्लीट हो गए। और ये देखने से क्या लग रहा है बेटा, OH जब किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जब OH ऐड रहे तो समझ जाना कुछ और नहीं है, क्या है सर, कोई अल्कोहल ग्रुप है। और अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल सर, मेथ एथ, मतलब कौन सा बेटा, इथेनॉल ग्रुप है। क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, पक्का हो जाएगा, याद कर लोगे। तो आपका क्या बनता बेटा, जब किसी भी एस्टर के साथ बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या क्या मिलता है, सोडियम इथोनेट और इथेनॉल, सोडियम इथोनेट और क्या मिलता है, इथेनॉल। नोट कर लीजिए, अभी भी नहीं समझ में आया, फिर बढ़ाएं। करिए, नोट कर लो बेटा, हो गया, मिटाएं। चलो समझ में आया पूरी रिएक्शन अच्छे तरीके से। चलो अब आपको करानी है कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद सेकंड रिएक्शन, कौन सी, थर्ड फोर होगी ना, फोर्थ रिएक्शन है। पहला एस्टरिफिकेशन करवाया, एस्टरिफिकेशन में उससे करवाया, दूसरा तीसरा चौथा। हाँ चौथा आप लिखो बेटा, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो फटाफट किसके साथ रिएक्शन करवाना बेटा, एथनोइक एसिड, क्योंकि एथनोइक का चल ही रहा है तो बार बार किससे करवाओगे, एथनोइक एसिड रिएक्शन विद किसके साथ बेटा, एक बार कार्बोनेट करके चलेंगे और एक बार क्या करेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो
क्या हाइड्रोजन के ऐड करते ही क्या एथनोइक का कोई दूसरा नाम पड़ जाता है क्या? यही आपको समझा रहे हैं। चलो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बताओ ना, CH3 C डबल बॉन्ड O H। क्लियर? एथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? 2 कार्बन डबल बॉन्ड OH, पता चल गया होगा। इथेनोइक एसिड, इसको मैं तोड़ू कैसे लिखोगे अभी जो बार बार मैं बना रहा हूं, डबल बॉन्ड OH। क्लियर? सॉरी बॉन्ड नहीं हो गया यहाँ पे, ये आपका क्या है एथनोइक एसिड, देखो C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH 1 2 2 3 4, देखो 2 3 4 बॉन्ड हो गए इसके, तो यहाँ नीचे बॉन्ड भी नहीं लगेगा। ये आपका क्या है एथनोइक, और मेथ एथ, तो इसका नाम क्या पड़ेगा एथनोइक एसिड। क्लियर? मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया, तो मैं इसकी डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसका बहुत नॉर्मल आंसर है, बार बार स्ट्रक्चर ना बनाओ। चलो एथनोइक एसिड रिएक्शन विद कार्बोनेट, कौन से कार्बोनेट सर? सोडियम NaCO3, देखो यही है ना फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, सॉरी Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, नोट कर लो इसको। इसको आप बोलते हो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये आपका क्या है बेटा? एथनोइक एसिड। क्या है आपका? एथनोइक एसिड। इतने बार आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए बेटा, एथनोइक एसिड। चलो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा? चुपचाप वही वाला काम करो, इधर सुनो, वही वाला काम करो, चुपचाप एन आउट करके कहां जाएगा? बॉन्ड तोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा सर? CH3 C डबल बॉन्ड ONA, नोट कर लो CONA। इसका भी नाम अभी अभी बनाया था, इसका कंपाउंड क्या बनाया था अभी, स्पॉनिफिकेशन बनाया था, यही बनवाया था, सोडियम इथोनेट। सोडियम इथोनेट बुक में देखते रहे ना, सोडियम इथोनेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस CO2, नोट कर लो, नोट कर लो। कहाँ पे? यहाँ पे, कोई बात नहीं, नोट कर लो बराबर। हो गया, ये बहुत आसान है। थर्ड चलो CH3 C डबल बॉन्ड OH, बस Na2CO3 थे, अब क्या आएगा बेटा? Na2HCO3 होगा, यही होगा ना, देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक हाइड्रोजन एंड होगा, देखो कंपाउंड में है ना हाइड्रोजन। बस क्या बनेगा इसका भी सेम टू सेम बेटा, कुछ नहीं है, सेम टू सेम, इसमें भी सेम टू सेम बेटा, उसमें H नहीं वाटर निकला होगा तो हो सकता है वायलेंसी, बाकी इसमें H2O निकलेगा, ऊपर वाले में हाइड्रोजन गैस ही निकल रही होगी, दोनों निकली कोई बात नहीं। क्या बनेगा? सेम टू सेम यही कंपाउंड बनेगा, CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2, नोट कर लो, खत्म। इसका भी नाम सेम टू सेम क्या बनेगा? सोडियम इथोनेट। इथोनेट, ये H2O पानी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये आपका है सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी आपको इसको समझा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये आपका क्या है? इथेनोइक एसिड, तो वही है इथेनोइक एसिड। चलो आप ध्यान समझो, पहले एक बार समझ लो उसके बाद ध्यान सुनो बेटा। एथेनोइक एसिड का जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ सर? सब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमें मिलता क्या है? तो आपको मिलता क्या है दोनों केस में? आपको क्या मिलता है बेटा? सोडियम इथोनेट मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम इथोनेट। और ये बोर्ड में पूछा जाता है, याद रखिए, इस पे भी टिक लगा दीजिए, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन ये हमेशा। कितने बार आया है? क्योंकि इसमें मैंने और उस पे नहीं, स्पॉनिफिकेशन नहीं पूछा जाता जल्दी, एस्ट्रिफिकेशन पूछा जाता है, स्पॉनिफिकेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है। ये पूछा गया आपका 2018 में, 21 में पूछा गया और 23 में पूछा गया, ये 3 बार क्वेश्चन आया, 2023 तक क्वेश्चन आया ये बार बार, इतना याद रखिएगा, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो इधर ध्यान सुनो बेटा, तो जब भी हम किसी भी इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो हमें क्या मिलता है? दोनों केस में आपको क्या मिलता है बेटा? सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट, और क्या मिलता है सर? वाटर मिलता है, और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वाटर और में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रख लो, अच्छी तरीके से याद कर लो। किसी भी इथेनोइक एसिड के साथ जब आप कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन से कार्बोनेट की बात करें? वही सोडियम कार्बोनेट की। जब किसी भी, ध्यान सुनो, किसी भी इथेनोइक के रिएक्शन के साथ जब आप सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन आप करवाते हो, तो दोनों ही केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है सर? सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट, और इसमें भी वाटर निकलता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसमें भी वाटर निकलता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बस इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछता है बोर्ड वाला, गारंटी है। ये दोनों रिएक्शन अच्छे तरीके से आनी चाहिए, बस ना आपसे स्ट्रक्चर भी नहीं पूछेगा। इसका स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं, तो बनवा दूं, बोल दो आपके सिलेबस में नहीं, बुक में नहीं होगा इसका, नहीं, लेकिन मैं कह दूं बनवा दूं।
करना चाहो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कैसे Na जुड़ जाता है, जैसे भी उसको पहले आपको स्पॉनिफिकेशन में करवाया था, इनके बीच का क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड टूटेगा। अरे ये इन्हीं के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये वाले का। ये जैसे कि अभी कैसे बनवाया था, सी 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 डबल बॉन्ड ओ OH, ये आपका क्या हो गया, एथनोइक एसिड है ना बेटा। हाँ तो इधर देखो, ये बच्चा यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, क्लियर। ये बॉन्ड टूटेगा, OH बाहर निकलेगा, तो यही पे क्या आ जाएगा बेटा, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे अभी, इसमें कौन सा Na2CO3, ये Na आकर के कहां जुड़ जाएगा बेटा, यहाँ पे। कर लोगे पक्का, जुड़ जाएगा भाई। देखो मैंने बनाया, कहां बनाया, देखो NH3 CH3 CONA, जुड़ा नहीं जुड़ा, सिंपल। ऐसे करते करते तो इसको मैंने आपको स्पॉनिफिकेशन करवा दी, इसका स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनवाऊंगा, कर लेना जाकर, घर पे करोगे आसान से, आराम से कर लोगे। कहां से तोड़ना है मैंने आपको स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन में करवा दिया है। ऑक्सीजन से ही जैसे ही आपका कोई ग्रुप तब टूटता है जब कोई एक ग्रुप कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये अल्कोहल है, ये क्या है आपका अल्कोहल। आपको पता है एथनोइक एसिड में कैसे क्या पहचान होती है, सी डबल बॉन्ड OH, ये आपकी पहचान होती है, सी डबल बॉन्ड OH, यही होती है, सी डबल बॉन्ड OH, ये पहचान होती है, आप याद रखे रहना बेटा हमेशा जीवन में। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से टूटता है, यही टूटता है, कहां से टूटता है, यहां से। कर लोगे तो घर पे जाके प्रैक्टिस मांगते हैं, बाकी और बहुत आसान रिएक्शन है, ये दोनों कर लेना जाकर के। दोनों ही केस में आपको सोडियम इथोनेट इसमें मिलेगा, सोडियम इथोनेट बार बार रटवा दे रहा हूं कि कभी भी इथेनोइक एसिड के साथ जब आप सोडियम कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाओगे तो आपको दोनों ही केस में क्या मिलेगा बेटा, सोडियम इथोनेट और H2O मिलेगा, इसमें भी H2 मिलेगा, इसमें भी CO2 मिलेगा, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। आई होप यहां तक एक एक बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट है, क्लियर यहां तक, मिटाएं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, सोप एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, सोप एंड डिटर्जेंट। आपकी रिएक्शन अब यहीं तक होती है समाप्त। इतने ही रिएक्शन आपको इस सिलेबस में पढ़ने थे, इतने रिएक्शन। अब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, अब आ गया कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन, सोप एंड डिटर्जेंट होता क्या है। हेडिंग डालिए बेटा, सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट होते क्या है तो दोनों क्या है, तो दोनों क्या सर, दोनों केमिकल ही है तो दोनों क्या बेटा, दोनों केमिकल। साबुन भी, सोप भी, मतलब क्या, साबुन, जितने भी साबुन होते हैं वो भी कैसे बनाए जाते हैं बेटा, केमिकल से, और डिटर्जेंट भी जितने भी होते हैं वो भी कैसे बनाए जाते हैं, केमिकल से। है तो दोनों केमिकल ही, बट इनका दोनों का डिफरेंस क्या है, देखो क्लीन करने के लिए भी होता है, क्लीन करने के लिए ये भी होता है। भाई सब लोग डिटर्जेंट जानते हो, भाई साबुन का भी काम क्या है, क्लीन करना, और डिटर्जेंट का भी काम क्या है, क्लीन करना। बट इनमें डिफरेंस क्या है सर, यही चीज हमें इस चैप्टर में समझना, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में समझना क्या है। कौन सा हाईली क्लीन होता है, कौन सा लोअर क्लीन होता है। तो आपको पहले पता चले डिटर्जेंट मोस्टली ज्यादातर क्या होता है, हाईली क्लीन होता है, सोप आपका क्या होता है बेटा, कम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब निर्भर होता है, पहले सुन लो कहानी जैसा सुन लो, पहले आप अपने दिमाग उठा लो, अच्छा पाना रहे, पहले सुन लो क्या होता है। जो सोप होता है ना बेटा, सोप जो होता है ना, ऐसे अगर मैं बात करूं तो आपका जो वाटर पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर पे। कौन से वाटर पे सर, हमारे वाटर भी एक लोअर वाटर होते हैं, एक हायर वाटर होते हैं। आप कहोगे सर कौन से लोअर कौन से हायर, इसमें वाटर कैसे दो तरीके से आने लगे, आते हैं बेटा। एक वो वाटर जो आपके प्योरीफाई होकर के ग्राउंड के अंदर जाता है, एक वो वाटर जो हम अपने ग्राउंड के अंदर से वाटर जो निकालते हैं वो वाटर, और एक वाटर जो आपके गॉड से मतलब ऊपर से जो वर्षा के रूप में, मतलब जिसका नाम लेते हो रेन वाटर। दो वाटर, एक ग्राउंड वाटर और एक कौन सा वाटर बेटा, रेन वाटर। मेरी बात समझिएगा। तो जो रेन वाटर होते हैं ना, रेन वाटर, उसमें केवल सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। अभी लिखाऊंगा सोडियम कार्बोनेट। और जो हमारे जो हम अंडरग्राउंड वाटर से जो लेते हैं ना वाटर, उसमें दो चीज पाई जाती है, एक सोडियम परमैंगनेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, सोडियम, याद कर लो पहले, सोडियम परमैंगनेट भी पाया जाता है और सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, दोनों चीज पाई जाती है, याद रख लो। जो हम वाटर यूज करते हैं ना, इसमें दो केमिकल पाया जाता है, कौन कौन से, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम परमैंगनेट, ये दो चीज पाई जाती है। लेकिन हमारे जो रेन वाटर से होता है, क्यों, क्योंकि रेन वाटर जो होता है ना वो प्योरीफाई वाटर नहीं होता है, वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर में जा करके तब कहीं क्या होता है, वो रिस करके पानी क्या होता है हमारा, स्वच्छ बनता है। मेरी बात समझे नहीं समझे, याद कर लेना। तो दोनों का काम, सोप जो होता है ना बेटा वो इसलिए कम क्लीन होता है क्योंकि ये क्या होता है बेटा, कौन से पानी से मिला हुआ होता है, कौन से केमिकल से मिलकर बना होता है, जो हमारे क्या होते हैं, कौन से गंदे वाटर से मिलकर बने होते हैं, अभी मैं लिखवाऊंगा। और ये जो डिटर्जेंट होता है वो बहुत ज्यादा क्लीन वाटर से मिलकर बना होता है, छाप लो भी और समझा दूंगा। पहले लिखो इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, ऐड करो सोप का इधर और डिटर्जेंट का इधर लिखाऊंगा। नोट करो बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर
soap are molecules are soap are sodium or potassium, सोडियम और पोटेशियम परमैंगनेट बोलो, चाहे सोडियम और पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आपके बुक में एक चीज नहीं है, उसको हम समझाएंगे। अभी पहले नोट कर लो, बस बताएं डिटर्जेंट क्या होता है बेटा। डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। क्लोराइड का मतलब वही है बेटा, ठीक है, क्लोरीन, और ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन, ठीक है, ये कोई नया कंपाउंड नहीं होता, यही होता है। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन का मतलब ब्रोमाइड आयंस। नोट कर लो, ये तो कार्बन है हमारे सारी चीज के, ये दोनों नोट करो। उसके बाद नॉट, सेकंड लिखो, नॉट सो इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, ये अपना हार्ड वाटर में अपना प्रभाव ही डालते हैं, ये डाल देते हैं। इट इज इफेक्टिव बस जल्दी करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बस। इट इज इफेक्टिव इवन इन हार्ड वाटर। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटिव वीक चेन टू वीक क्लीनिंग एक्शन, they have strong cleaning action। soaps are biodegradable, लिखो, चॉइस छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नोट करो, पहले समझाएं फटाक से। एक इसके बाद एक लास्ट हेडिंग है, वही है क्या, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड नॉर्मल वाटर क्या होते हैं, ये दोनों समझा देंगे बस, क्योंकि अभी हम काफी बच्चों को हार्ड वाटर नॉर्मल वाटर नहीं पढ़ा है, ऊपर पूरा है, इसका लिखवाना पड़ेगा। हो गया, चलो। सोप एंड डिटर्जेंट क्या है? सोप कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, याद कर लो पहले बस, अगर बोर्ड वाला पूछेगा बस इतना ही पूछेगा। सोप कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना बेटा? सोडियम, पोटेशियम, सॉल्ट। क्या बोलोगे बेटा? सोडियम से और किससे मिलकर बना हुआ है? पोटेशियम से। याद कर लो, सोडियम वर्ड और पोटेशियम वर्ड और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड से लॉन्ग चैन बनाता है। सर मुझे जरा समझाओ, ये नहीं समझ में, बुक में नहीं दिया गया, बुक में बस ऐसे उतार दिए, दिया नहीं है, मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये रही हमारी टेल। क्या रही बेटा? टेल। ये क्या रही बेटा? हमारी टेल। क्लियर? ये जो लॉन्ग चैन, भाई टेल क्या है? एक लॉन्ग चैन बना रही है। क्या बना रही है बेटा? एक लॉन्ग चैन बना रही है। तो लॉन्ग चैन किसको बोला गया है? सॉर्ट ऑफ द लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब सबसे ज्यादा साबुन में किसका रोल रहता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जहां जहां पे होते हैं ना, वहां पे झांक मारते हैं। झांक मतलब समझते हो? अपनी दुर्गंध मारते हैं। जैसे साबुन क्या होता है, जब आप फोम करते हो, फोम का मतलब फेना, जब तुम लगाते हो, जब उसको फोम बनाते हो, साबुन को फोम के रूप में लेके आते हो ना, तो देखो कैसे महक आती है, झांक मारता है। मारता नहीं मारता है? वो मेन कारण क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा केमिकल होता है जहां जहां पे इसका कंपाउंड पड़ा होता है, वहां पे हमेशा फोम जरूर निकलता है। फोम मतलब वहां पे हमेशा फेना जरूर निकलता है फेना। और वहां पे फेना निकलता है, फेना के साथ साथ वो कैसा झाग मारता है, वही लिखा है। और कौन कौन से? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और सोचिए, इतने लॉन्ग चैन में सबसे ज्यादा रोल कार्बोक्सिलिक एसिड का था,
केवल इतने अंडर में, इसके अंडर में केवल दोनों में क्या था, पोटेशियम का रोल और किसका था बेटा, सोडियम का रोल था। इतने छोटे ब्रैकेट में पोटेशियम सोडियम रहता है, लेकिन इतने से लेकर के इतने में सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही समझाना चाह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोप, सॉप का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम से मिलकर के बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम विद पोटेशियम से बन करके हमारा क्या बना होता है बेटा, सोप। अगर कोई पूछता है आज के बाद कि सोप हमारा जो साबुन है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, तो किसी कोई दिक्कत होगी, बता सकते हो सर, सोडियम से, पोटेशियम से और कौन से सर, कार्बोक्सिलिक। अगर कोई पूछता है इफ द मेन रोल ऑफ द सोप आर फॉर्म्ड, सबसे ज्यादा मेन रोल किसका रहता है सोप को फॉर्म करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे बेटा, कार्बोक्सिलिक। इन दोनों का नाम मत लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैंने इसलिए बता दिया, डायग्राम याद कर लेना। सर ने एक डायग्राम बनाते जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एक लंबी चेन बना रही थी, इन दोनों का कम रोल रहता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज्यादा रोल रहता है, और इन्हीं की वजह से फोम आपके क्या होते हैं, फोम निकलते, मतलब क्या निकलते, फेना निकलते हैं। मेरी बात समझिए, नहीं समझे, हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद क्या कहा सर, नॉट सो इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर में ना, अभी याद करो बस, अभी रटो इसको, अभी मैं बता दूंगा हार्ड वाटर नॉर्मल वाटर क्या होते हैं। नॉट सो इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, जितने भी जो सॉप होता है ना, ये हार्ड वाटर में ना अपना इफेक्टिव बहुत कम डालता है, इफेक्ट वहां पे अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। मेरी बात समझे, क्या नहीं डाल पाता, अभी आगे बताऊंगा क्या क्यों नहीं डाल पाता है। रिलेटिव वीक क्लीनिंग एक्शन, और ये क्या करता है, ये तो समझ में आ गया होगा, वीक क्लीनिंग एक्शन मतलब एक अपना जो कार्य करता है वो क्या करता है, सही तरीके से क्लीन मतलब सफाई में नहीं कर पाता है। सोप का काम इतना ज्यादा क्लीन करने के लिए होता है, लेकिन उसी जगह डिटर्जेंट, क्या सुनिए, डिटर्जेंट की क्या कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, एक तो सोडियम से मिलकर बना हुआ है, सोडियम सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है मतलब, और सेकंड क्या पढ़ा है उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कौन सी एसिड बनी हुई बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था नहीं था, वहां पे क्या था, पोटेशियम था, यहाँ पे पोटेशियम नहीं है। अमोनियम साल्ट, यहाँ पे तीन तीन साल्ट है, सोडियम साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम साल्ट, और विद क्या, क्लोराइड और ब्रोमाइड, क्लोरीन भी है और क्या बेटा, ब्रोमीन है। तो चार चार पांच पांच एसिड और सॉल्ट मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बेटा डिटर्जेंट क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन, ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, क्लीन करने में हेल्प करते हैं। मेरी बात समझे। तो अगर कोई पूछता है डिटर्जेंट कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो क्या बताओगे बेटा, सोडियम से सर, सल्फ्यूरिक एसिड से सर, और अमोनियम साल्ट से सर, और क्लोरीन से, और किससे बेटा, ब्रोमीन से। मेरी बात समझ लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन मत लिखना, क्यों, क्योंकि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोराइड और ब्रोमाइड ही लिख के आना, क्योंकि कार्बन चैप्टर कार्बन के नाम से बना हुआ है, तो कार्बन हमेशा क्या करता है, किसी का आईयूपीएसी नाम क्या बेटा चेंज कर देता है ना। तो क्लोरीन ही और ब्रोमीन है, लेकिन तो याद रखिएगा ना, क्लोराइड और ब्रोमाइड इतने आपके क्या पड़े हुए होते हैं, तो आपका डिटर्जेंट क्या करता है, बहुत ज्यादा क्लीन रखता है, और ये अपना इफेक्ट क्या करता है, हार्ड वाटर में डाल देता है। नॉर्मल वाटर को छोड़ो छोड़ो, हार्ड वाटर में भी डाल देता है। अब हेडिंग डालो बेटा, सर हमने आपने ये तीनों लाइन समझाई, मुझे समझ में आया, जिसमें एक लाइन मुझे नहीं समझ में आई, कौन सी, नॉट से इफेक्टिव हार्ड वाटर नॉर्मल। सही बात है ना, कि हार्ड वाटर क्या होते हैं, नॉर्मल वाटर, यही आपको समझ नहीं है, ये मैं अब आपको डिफरेंट में करवाने चल रहा हूँ। हेडिंग डालिए, नॉर्मल वाटर, हार्ड वाटर, जल्दी हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग, बस वो भी समझा दूं, कुछ छोड़ूंगा नहीं, बस हो जाए क्लीन, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, भूलना मत बस बेटा। बोर्ड वाला बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है बोर्ड वाला, लेकिन खुदा ना खास्ता दे ही दिया जाए तो आप याद रखे रहना। डालो हेडिंग बेटा, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड नॉर्मल वाटर। चलो, हार्ड वाटर एंड नॉर्मल वाटर, चलो हेडिंग डालो पहले इधर हार्ड वाटर, इधर डालो नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर, चलो लिखो, इट इज, इट पहला पॉइंट लिखो, भी समझना, इट हैज हाई हाई मिनरल्स, हाई मिनरल्स, हाई मिनरल्स contain magnesium and calcium ions, magnesium and calcium ions, calcium ions। एक बहुत अच्छी चीज समझोगे भी आज इसमें, सोप आर नॉट सो इफेक्टिव, सोप आर नॉट सो इफेक्टिव, अभी मैंने ये लाइन पढ़ाई थी ना आपको, सोप आर नॉट सो इफेक्टिव, हार्ड वाटर में नहीं काम करता है। आफ्टर क्या लिखा है इधर, आफ्टर हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ऑफ्टन हैज अ
CHARACT, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर, एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर। चलो इनका नोट कर लो फटाफट। इट हैज लेस मिनरल कार्बन, इट हैज लेस मिनरल कार्बन, लेस मिनरल कार्बन, मिनरल कार्बन कंटेन। बेटा एक मिनट रुकना, सुनो एक मिनट, कार्बन का चैप्टर चल रहा है, बुक में नहीं लिखा है, मैं लिखवा दे रहा हूँ। इट हैज हाई मिनरल्स कार्बन, कार्बन फिर कंटेन लिखना, क्योंकि बुक में नहीं लिखा है, मैंने भी नहीं लिखा है, लेकिन ये कार्बन ऐड कर लो, क्योंकि कार्बन का चैप्टर चल रहा है, इसमें नाम आना चाहिए इसका। कार्बन कंटेन, इसमें लिखा वही याद आ गया, कार्बन कंटेन, कार्बन कंटेन सोडियम आयंस, सोडियम आयंस, पहला पॉइंट। दूसरा, सोप आर इजिली इफेक्टिव, सोप आर इजिली इफेक्टिव। बेटा हाँ, मिनरल्स में कार्बन तब कंटेन लिखना, ठीक है, सो इफेक्टिव। थर्ड, टेस्ट सॉल्टी, टेस्ट सॉल्टी। एग्जाम्पल रेन वाटर, एग्जाम्पल ये आपका है रेन वाटर, इसमें एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर। फटाक से लिख लो बेटा। चैप्टर फिनिश। लेक्चर नंबर 6 में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज। चलिए ध्यान सुनो बेटा, डिफरेंट हार्ड वाटर एंड नॉर्मल वाटर क्या हो, कौन से होते हैं? हार्ड वाटर कौन से होते हैं बेटा? ये 2 मिनट के लिए ऊपर सुनो, लिख लेना, क्योंकि बस बच्चा ही क्या लिखना है ये। इधर सुनो, हार्ड वाटर कौन से बेटा? इट हैज, जिनके पास हाई मिनरल्स होना चाहिए, जिनके पास हार्ड वाटर वही होते हैं जिनके पास मिनरल्स क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। और तुम्हें मिनरल्स कहां से मिलेंगे बेटा? तुम्हें कहां से मिलेंगे? खाद्य पदार्थ कहां से मिलेंगे? आपके अर्थ के से। इसीलिए एग्जांपल तुम्हें दे दिया ग्राउंड वाटर, बोलना मत। हार्ड वाटर में अभय सर ने क्या बताया था, जहां पे मिनरल्स मुझे हाई मात्रा में मिलेगा, और मिनरल्स वही मिलते हैं कहां मिलते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर में, मतलब जमीन से। इसलिए एग्जांपल यहां पे क्या ले लिया, ग्राउंड वाटर। ध्यान सुनो आगे, जहां पे कार्बन कंटेन मैग्नीशियम, जहां पे जब हमारा कार्बन क्या करता है, कंटेन मिलता है किसके साथ, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के साथ। और याद रखना, जब इंसान के बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है ना, जब इंसान के अंदर बॉडी के अंदर जब पानी कमी होता है, तो डॉक्टर को कहता है इनके अंदर कैल्शियम की और मैग्नीशियम की कमी नहीं, विश्वास जाकर के आप देख लेना, अब रिपोर्ट में लिखना, सीखो, बहुत अच्छी चीज है। जब इंसान के अंदर पानी की कमी होती, क्यों? क्योंकि हम कौन सा वाटर यूज करते हैं अधिकतर, कौन सा वाटर यूज करते हैं, हार्ड वाटर। कौन सा वाटर यूज करते हैं, हार्ड वाटर। जो हम पानी पीते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो हमारी पानी कहां से लेके आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर से, कहां से लेके आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर से। कोई बारिश का पानी पीता है क्या? नहीं, हम कौन सा पानी पीते हैं सर, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का पानी जो होता है ना बेटा, वो कौन सा वाटर होता है बेटा, हार्ड वाटर होता है। क्यों? क्योंकि सर इस पानी में ना, इस पानी में कई सारे मिनरल्स पड़े हुए हैं। कौन कौन से सर मिनरल्स? सर एक तो कार्बन है, कार्बन हर जगह, मैंने उसमें बताया था आपको, कार्बन चैप्टर से बना, क्योंकि कार्बन का रोल हर एक, मतलब दवाई है, पानी भी पीते हो, कपड़े भी पहनते हो, हर जगह, मतलब कार्बन का रोल हर जगह है। कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी चीज, तो कार्बन का चैप्टर इसलिए नाम ही पड़ा है। तो भाई कार्बन के साथ साथ सर इसमें और भी मिनरल्स पड़े हुए, कौन कौन से सर? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो 2 आयंस होते हैं ना, वो हमारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। याद कर लेना, याद कर लेना, क्या क्या मैंने बताया। हमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से, और कहा भी जाता, आपको ये भी पढ़ाया गया होगा, कैल्शियम की वजह से हमारी जो बॉडी का जो बोन्स है, हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स है, वो भी क्या रहती है बेटा, मजबूत रहती है। सबको पढ़ाया, छोटी क्लास में पढ़ाया होगा कि कैल्शियम हमारे बॉडी से क्या करता है, मजबूत रखते रहता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपके बॉडी में क्या रहेगा बेटा, आपकी हड्डियों में क्या रहेगा, जोड़ों में क्या रहेगा, दर्द बना रहेगा। या छोटी क्लास में पढ़ाया होगा, कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है बेटा, हमेशा हमारी हड्डियां क्या करती है बेटा, पेन करती है। याद कर रखना। तो इसका मतलब जब आप कहते हो मेरे शरीर में दर्द है, आप जाते हो जब चेकअप अपना करवाते हो ना, तो मेन काम डॉक्टर इसीलिए कहता है बेटा, आपके अंदर बॉडी के अंदर पानी कमी है। और पानी की कमी क्यों कहता है वो, वहां पे लिख के नहीं आता है, वहां पे ये नहीं लिख के आता कि रिपोर्ट में ये लिखा रहता है पानी की कमी है, इट हैज लेस वाटर इन अ पर्सन, जो ये नहीं लिखा था वहां पे, बस ये वर्ड लिखा रहता है। मैग्नीशियम निगेटिव में है, और क्या बोलते हैं, कैल्शियम निगेटिव में। डॉक्टर तुरंत समझ जाता है इनको क्या जरूरत है, किस चीज की नीड है, पानी की नीड है। समझ गए बात बच्चे? तो क्लियर है। तो हमेशा, और ये हमें मिलेंगे कहां सर, मैग्नीशियम और कैल्शियम कहां से मिलेंगे, ये यहां से, जो बाहर से केमिकल डाल के इसमें केमिकल डालेंगे नहीं, हमें कहां से मिलते हैं बेटा, हमारे
जमीन के अंदर से, तो जमीन के अंदर का नाम निकल गया क्या बेटा, ग्राउंड वाटर। क्या लिखा, सोप आर नॉट सो इफेक्टिव। और इसीलिए याद रखना बेटा, बहुत अच्छी चीज लिखी है, आप जो हार्ड वाटर यूज करते हो ना, आप पर डे नहाते हो, पर डे नहाते हो ना, पर डे नहा के साबुन को आप जब यूज करते हो पानी के, अपने ग्राउंड वाटर से जो पानी करके यूज करते हो, जैसा तुम साबुन बेटा धो करके जब रखते हो अपने नहाने के बाद, वैसा साबुन आपको पर डे मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन आप एक दिन जरा रैन वाटर के पानी में आप धोबे को देख लीजिए, सब लोग खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रैन वाटर में एक वर्ड मैंने लिखा हो, जरा ध्यान से पढ़िए, इसमें सॉल्टी, रैन वाटर हमेशा कैसे होते हैं बेटा, नमकीन पानी होते हैं। और आपको पता है जब जब जो भी चीज नमक होती है, जिस चीजों में नमक पानी ज्यादा होता है, वो चीज इंसान की बॉडी को क्या करता है, गला देता है। फॉर एग्जाम्पल, नमक का काम ही क्या है, गलाना। भाई नमक काम क्या है, आप देखो पानी के अंदर आता है तो गल जाता नहीं जाता है नमक, आप सब्जी में डालते हो, सब्जी डालते हो, नमक कैसा हो जाता है, तुरंत गल जाता है। हर एक सब्जी चाहे गले में, लेकिन नमक तुरंत गल जाता है। रीजन क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा होगा, देखो ये देखो क्या लिखा, टेस्ट सॉल्टी। हमेशा रैन वाटर, हम जो ये पानी पीते हैं, होता तो ये भी बेटा सॉल्टी, कभी ये मत कहना सॉल्ट हमेशा मिला होता है, क्योंकि NaCl, ये सॉल्ट हर जगह पाया जाता है बेटा। ये भी पानी आपका उतना प्योरीफाई नहीं होता है, बट मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से क्या करता है बेटा, ये MgCl की वजह से क्या करता है, पानी को प्योरीफाई रखता है। बट इसमें कौन सा प्योर, ये तो रैन वाटर से सीधे छन के आ रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी है रैन वाटर में भाई, ये भी होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये रैन वाटर जो होता है वो कैसा, इनका आप जब बारिश का पानी जब आप चख के देखोगे तो कैसा रहेगा बेटा, टेस्ट कैसा रहेगा इसका, सॉल्टी रहेगा बेटा। और सोप आर इजिली इफेक्टिव। अब अगर साबुन अगर किसी भी रैन वाटर में डालोगे ना, तुरंत गल जाएगा, तुरंत गल जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो है यहाँ पे रैन वाटर में क्या पाया जाता है बेटा, सॉल्ट पाया जाता है। और नमक का काम क्या होता है भाई, देखो इंसान के जब इंसान की बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल इंसान बॉडी बाहर नहीं कर रहा हूं, जैसे कोई कुत्ता खत्म हो जाता है, कोई डॉग खत्म हो जाता है, तो इंसान क्या डाल देता है उसके ऊपर से, नमक। क्यों, उसकी बॉडी क्या कर जाए, कम समय में क्या कर जाए बेटा, गल जाए। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो इसलिए हम ज्यादा सॉल्ट का यूज ना करें, तो इसलिए हमारे पास मैग्नीशियम कैल्शियम आ जाता है। तो हम अगर कोई पर्सन बोलता है हम कौन सा पानी यूज करते हैं, नॉर्मल वाटर या फिर हार्ड वाटर, तो आप कौन सा वाटर बोलोगे बेटा, हार्ड वाटर। मेरी बात समझे नहीं समझे। क्यों, क्योंकि सर जो हमारे रैन वाटर से जो बारिश आता है ना, उसमें सब नमक पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम होते हैं। और जिस जगह पे मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं होते हैं, वहां पे हमारी बॉडी को क्या करता है बेटा, हानिकारक पहुंचाता है, बहुत ज्यादा अच्छा बेस्ट नहीं होता है। इसलिए ये पानी जब जाता है रैन वाटर के थ्रू ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर से जो प्योरीफाई आता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ग्राउंड वाटर। क्योंकि ग्राउंड वाटर में हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम प्राप्त होते हैं, हमारा पानी प्योरीफाई हो जाता है, हम पीते हैं, हमारी बॉडी के लिए स्वस्थ रहता है। बट ऐसा हमारे इसमें नहीं होता। इसीलिए बेटा इसमें हमारा, हमने जब तक साबुन को यूज किया तब तक हमारा साबुन गला, वरना जैसे कि हमने पानी को धो के डाल देते तो क्या साबुन गलता रहता है, नहीं गलता। देखते हो आपके घर में साबुन होता है, सभी घर में होता है, क्या साबुन गल जाता है, नहीं गलता है। जिस सेब ने आपको धोया उसी टाइम पे, जब तक आपने बॉडी को यूज किया, बॉडी, क्योंकि तुम साबुन को अपने बॉडी पर यूज कर रहे हो, तब वो साबुन गल रहा है। अब आपने पानी को धो करके साबुन को रख दिया तो अब गलने वाला नहीं। नहीं सब आप चेक कर लेना, एक दिन आप इतना ही भरा बॉटल पानी आप 2 टोकरी लीजिए, दो टोकरी लीजिए, 2 बर्तन लीजिए, एक में बस जो बरसा पानी रहा अगर वो गिरे, और एक में आप नॉर्मल पानी देख लेना, और दोनों में साबुन डाल देना, देखना कौन सा गल जाएगा। आपने जो साबुन बेटा गलेगा तो वो भी, क्योंकि कि भाई है तो भाई अंडरग्राउंड वाटर पानी कहां से आया है, आया तो वही रैनी वाटर से तो आया बेटा, रिसाइकलित हो रहा है, साइकिलित हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्ट है। लेकिन बेटा कम गलेगा, मानो का है ना, लिखा इसे लिखा है कि सोप आर नॉट सो इफेक्टिव। इसमें सोप हमारा साबुन इफेक्ट नहीं करता है। तो पानी में डाल दोगे सारा दिन पड़ रहेगा, रात में देखोगे तो हल्का फुल्का गला मिलेगा, लेकिन वही जगह देखोगे आप उस वाले पानी में डालोगे तो आपका साबुन रात भर में क्या हो जाएगा बेटा, गल जाएगा। अब तो मुझे नहीं लगता सोप और डिटर्जेंट में किसी बच्चे को कोई हार्ड नहीं लगेगा। है आसान, समझ में आया बेटा। तो सोप आर इजिली इफेक्टिव, इसमें आसानी तरीके से इफेक्ट कर जाते हैं, तुरंत गल जाते हैं। किससे मिलकर के बना इसमें, हाँ तो नॉर्मल वाटर का क्या खासियत है, इसमें हाई मिनरल्स, तो इसमें क्या होगा, कौन से मिनरल्स होंगे, लेस मिनरल्स। क्लियर। और इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम कहां मिलते हैं हमें, हमारे अर्थ के नीचे, इसलिए ग्राउंड वाटर तो यहाँ पे नहीं होगा बेटा। देखो क्या लिखा, सोडियम लिखा है, कहा लिखो, सोडियम आयंस, कार्बन, सोडियम, और सोप आर इजिली इफेक्टिव। तो हमेशा आपका हमारी इसमें सोडियम की मात्रा होती है, बट मिनरल्स अगर आपको सही मैग्नीशियम और कैल्शियम मिनरल्स ना, वो कहां पे मिलेगा, आपके ग्राउंड वाटर के अंदर। इसलिए इसको हार्ड वाटर हम यूज करते हैं और नॉर्मल वाटर को नहीं यूज करते हैं। आई होप, मुझे लगता है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी बच्चों को कोई डाउट तो आपके लिए मैं मुश्किल से 2 मिनट रुक जा रहा हूँ, बता दो कोई डाउट होता है। अभी तक ये भी नहीं, प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ पूछना पूछ सकते हो, आज की क्लास में इस समय है, अभी कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। पीछे क्लास में सर ये कैसे, एक बार फिर पढ़ा दीजिए, हम बता दें आपको। कोई डाउट हो तो बताइए। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों को जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वो वाला सर एक बार एक और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम एक शॉर्ट वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट? आज ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4
क्लास 10th चैप्टर 1, 2 एंड 3 एंड 4 आज आपका केमिस्ट्री क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे पूरी फिनिश, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, एक बेस्ट नोट्स के साथ हमने आपको प्रोवाइड किया। आई होप, उम्मीद यही रखेंगे सभी बच्चों को ये चारों चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जिसको भी कोई डाउट आता है वो आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में, बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे तो आप सामने बताएंगे ही। चलिए एक मोटिवेशन के साथ आपको इस चैप्टर को क्या करते हैं फिनिश करते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? नॉर्मल मोटिवेशन है। मोटिवेशन कुछ नहीं है, आपको समझाने का एक फर्क है। क्या करना है कि जो भी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया बेटा, उसको आपको क्या करना है जाकर के, यही हमारा मोटिवेशन है, समझाने का मोटिवेशन। कोई आपके लिए कोई एक स्क्रिप्ट नहीं लेके आया है। बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी चैप्टर मैंने आपको आज तक पढ़ाया, 1 पढ़ाया, चाहे 2 पढ़ाया, चाहे 3 पढ़ाया, चाहे 4 पढ़ाया, बोर्ड के लिए आपके सारे चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि आपको मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाया वो आपके लिए सर बेटे चैप्टर नहीं था। आई होप, मुझे पता है कि बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर थोड़ा बहुत हार्ड लगा होगा, बट मैंने उसको इजीली कंटेंट में बनाया और वो मेरी गलती नहीं है, वो बेटा आपकी गलती है। सच बताऊं तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना जो चैप्टर आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे सेल के बारे में मैं बताऊं ना, तो सेल के बारे में आपने क्लास 6 से उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही भाई। सेल के डेफिनेशन ही सुनी है, लेकिन आपने क्लास 6 के बारे में सुना है, लेकिन कभी आपने बेटा ना पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लास 6 में नहीं सुना होगा। ये सच्चाई है। तो इसलिए इस चैप्टर में हमने बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें सीखी ना, बहुत सारी जो कि नई चीजें थी, हमें पता है। तो बेटा इधर सुनिए, आपको घर पे जाना है, आपको घर पे जाना है पर डे ये चैप्टर मुझे लगता है 10-12 पेज में तो खत्म भी होगा। जब मेरा लेक्चर 6 लगा तो आपका 12-15 पेज लगेगा। आपको पर डे एक पेज पर डे रिवाइज करके आना है। ये मेरा कहना मानिए, पर डे आपको जाना है घर पे। पर डे जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया, लेक्चर नंबर 1 में जो 2 पेज पढ़ाया, 3 पेज पढ़ाया, आपको केवल फर्स्ट पेज ही उठा करके क्या करना है, आपको आज से ही प्रण ले लीजिए कि आज से जाकर के मुझे क्या करना है, 1 पेज पढ़ना है। और कोई भी डाउट आए तो मैं क्या करूंगा सर, आकर के मैं तुमसे पर डे वो उस चीज पे क्वेरी करूंगा। मेरी बात समझे? उसके लिए हम 10 मिनट अलग से ही सेक्शन उठा करके रखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बेटा आपका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बोर्ड में इस पे 5-10 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे उम्मीद के साथ, इसी दोस्त के साथ मिलते हैं। टाटा बाय बाय। एक नए दोस्त के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं, टाटा बाय बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।